Dear students, good afternoon to you all. Hope beta you all quite fit and fine and doing hard work at your home. बेटा मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे खूब लगन और मेहनत के साथ में खूब मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, जितने वीडियोस मैं आपको अपलोड करके दे रहा हूं वो सारे वीडियोस आप देख रहे होंगे प्रॉपरली, आपके नोट्स बन रहे होंगे प्रॉपरली। ठीक है बेटा, आज बेटा जो कंसेप्ट मैं आपको लेके आया हूं वो हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का ही है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि जो हमारा पिछला वीडियो था थोड़ा उसको रिकैप कर लेते हैं। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको, अगर आपको ध्यान होगा, एक आपको कंसेप्ट दिया था कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में मैंने आपको बोला था कि जितने भी हमारे पास जो लिगेंड्स होते हैं उनको हम जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। और अरेंज करने के बाद अगर आपको ध्यान होगा कि जो हैलाइड्स थे उनको हमने वीक फील्ड लिगेंड में लिया था, और जैसे मान लो साइनाइड हो गया या कार्बोनाइल हो गया, इसको हमने जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं उनके अंदर हमने क्या किया था, अरेंज किया था। और वहाँ से मिल करके अब मैंने एक सीरीज आपको दी थी, यहाँ लिखवाई थी, दिस वन इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी, मैंने कहा था कि ये इतनी बड़ी सीरीज है और इसको अरेंज किया गया है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो वैल्यू बनती है उसको बेस मान करके। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिसकी वैल्यू कम होती है वो अपने आप में वीक फील्ड लिगेंड आते हैं। यहाँ ये भी बोला गया कि वाटर के बाद वाले जितने बनेंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वाटर से पहले वाले जो बनेंगे वो वीक फील्ड। वाटर जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड के जैसे भी काम करता है, वीक फील्ड के जैसे भी काम करता है, लेकिन जनरली हमारे पास जितने एग्जाम्पल बनते हैं उनमें वाटर वीक फील्ड लिगेंड के जैसा ही बिहेव करता है। इतना सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए। लेकिन मैंने बोला था कि ये सीरीज जो है इतनी बड़ी है, अगर हम इसे याद नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए मेरे पास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक की है, और वो की अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। की क्या है कि आपको याद रखना नाक, कान और हाथ। अगर इसमें नाक कान में देखें तो नाक में नाइट्रोजन हो गया, कान में कार्बन आप ले रहे हैं, ये दोनों के दोनों जिनका डोनर एटम नाइट्रोजन या कार्बन होगा वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर आते हैं। और हाथ जिसमें ऑक्सीजन हो गया और हैलोजन हो गया, एज अ डोनर एटम अगर हैं तो उस कंडीशन में अपने आप में वीक फील्ड लिगेंड के जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद अगर आपको ध्यान होगा इसके अंदर मैंने आपको जो मैग्नेटिक बिहेवियर है उस मैग्नेटिक बिहेवियर का कंसेप्ट आपको दिया था कि कैसे करके जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस हैं इनके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर बनता है, वो मैंने आपको डिफाइन करवाया था। और उसको बेस मान करके बेटा अगर आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि हमारे पास जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है बेटा, या पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर को कैसे करके ये शो कर रहे हैं, हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारी चीज़ें बेटा और एक आध जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको पिछला जो वीडियो था उसके ऊपर मैंने आपको अपलोड करके आपको दिए थे। आज बेटा हम चलते हैं जिस कंसेप्ट को आज मैं लेके चल रहा हूँ वो कंसेप्ट हमारे पास है, दिस वन इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जितने भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है उसको हमने क्या करना है, डिफाइन करना है। कैसे करके जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्प्लिट करते हैं अगर कॉम्प्लेक्स कैसा हो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स टू नो अबाउट कि सबसे पहले ऐसा करते हैं भाई कि जैसे मान लो हम बोलते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड। आप सभी बच्चे ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने वाला हूं। आई एम सेइंग अबाउट द कंसेप्ट वी हैव टेट्राहेड्रल वॉइड। भाई टेट्राहेड्रल वॉइड कब बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड हम कब बोलते हैं, वो वॉइड जो 4 स्फीयर के मिड का होता है या जो 4 लिगेंड से क्या कहते हैं कि जुड़ा हुआ है, या वो जो सेंट्रल मेटल है उस सेंट्रल मेटल के साथ में जब टोटल नंबर में 4 लिगेंड्स जुड़ते हैं तो उस कंडीशन में जाकर के हम उसे क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल बोलेंगे। अगर आपको ध्यान होगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड की अगर मैं बात करूं, अगर इसे मैं अरेंज करना चाहता हूं या यहाँ पे डिफाइन करवाऊं तो टेट्राहेड्रल वॉइड को बेटा अगर मैं ड्रॉ करूं, सो लाइक दिस वन, देखें आप ऐसे करके मैं ड्रॉ कर रहा हूं। एक क्यूब को मैं बनाना चाहता हूं और उसमें आपको टेट्राहेड्रल वॉइड को दिखाने की कोशिश करूंगा। ये बेटा मैंने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, लाइक दिस वन। ये ऐसे बना दिया बेटा, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया। अब ध्यान देंगे यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड को आपने क्या करना है, क्रिएट करना है। तो यहाँ पे अगर मान लो इस जगह पे हमारे पास कोई लिगेंड यहाँ पे है,
या कोई एटम यहाँ पे, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। एक ये वाली कंडीशन होगी। और दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ अगर मैं रख लेता हूँ, ये वाला हो गया और एक ही हो गया। तो यहाँ पे टोटल नंबर में हमारे पास, अगर मैं स्फीयर की बात करूँ, एटम की बात करूँ या लिगेंड की बात करूँ, तो 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया बेटा। ये 4 मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए। और इन 4 के मिड का, इनके मिड का जो वॉइड बनेगा, ये जगह जो है, ये जगह जो है वो जो येलो कलर से मैंने यहाँ पे कर ली है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। 4 के मिड का जो बनाया उसे नाम बोलते हैं बेटा हमने टेट्राहेड्रल वॉइड। या अगर हम इसे लिंक करने की कोशिश करें तो मैं इसे लिंक कर सकता हूँ बेटा, लाइक दिस वन। यहाँ से भी आपने इसको लिंक कर दिया, ऐसे लिंक किया, ये ऐसे लिंक कर दिया, ये ऐसे करके लिंक किया, ये ऐसे करके लिंक किया, इसे यहाँ लिंक कर दिया, ये यहाँ लिंक कर दिया, ये यहाँ लिंक कर दिया और ये ऐसे करके आपने लिंक कर दिया। यहाँ जो मैंने ड्रॉ किया है बेटा दिस वन, इसे लिखूँगा बेटा मैं टेट्राहेड्रल वॉइड। बहुत ध्यान से सुनेंगे यहाँ। सबसे पहले मैंने क्या बताया, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब टेट्राहेड्रल वॉइड के बाद दूसरा कंसेप्ट मैं आपको बताने जाता हूँ कि हमारे पास आता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब वर्क करते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के ऊपर। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री सभी बच्चों ने पढ़ा है। मान लो यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, ये मेटल है मेरे पास, ठीक है, समझो आप, लाइक दिस वन मेटल। तो इस मेटल के साथ में, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया दिस वन लिगेंड, यहाँ ड्रॉ करता हूँ दिस वन लिगेंड, यहाँ ड्रॉ करता हूँ दिस वन लिगेंड और यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया दिस वन लिगेंड। ये ऐसे करके बना दिया। अगर यहाँ इसे ऐसे ले आओ, ये ऐसे ले आओ, ये ऐसे ले आओ और ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। इसे हमने नाम दिया बेटा दिस वन इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, इसे, इसका नाम लिखेंगे हम दिस वन, या लिखेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। देखो कंसेप्ट को समझो। हाँ, मैं आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करवा रहा हूँ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। अभी हमने क्या किया, मान लो दिस वन लिगेंड 1, दिस वन लिगेंड 2, दिस वन लिगेंड 3, दिस वन लिगेंड 4, ये ऐसे करके हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा। अगर आपको याद होगा, आपने +1 में भी पढ़ा है कि जो हमारे पास जैसे मीथेन है, उस मीथेन के अंदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जब हम पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई 2 कार्बन हो, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया और दूसरा हाइड्रोजन हो गया। ठीक है बेटा। इनके बीच का जो एंगल बनता है, ये वाला जो एंगल बनता है, अगर आपको याद होगा, चाहे आप इस एंगल की बात करें, चाहे आप ये वाला एंगल की बात करें, ये मत देखना कि कहीं छोटा कहीं बड़ा बन रहा है, चाहे इस एंगल की बात करें, चाहे इस एंगल की बात करें बेटा, जितने भी सारे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो एंगल बनता है दिस वन 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स का बनता है। कितने का बनता है? 108 डिग्री और 28 मिनट्स का ये यहाँ पे क्या बन गया? एंगल बन गया। सबको ये समझ में आ गया? आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। लीगेंड को मैंने अरेंज करके आपको बता दिया कि ये लीगेंड हमारे पास है। अब कंसेप्ट क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे कि जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम यहाँ समझने जा रहे हैं उसको समझेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि सपोज दैट कि हमारे पास ये मेटल है, मेटल को हमने ड्रॉ किया लाइक दिस वन, कि भाई ये हमारे पास क्या है? एक मेटल है, ये मेटल है बेटा। यहाँ से एक लाइन को मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी हमने। इस मेटल से इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। इसे कैसे करके लिखूँगा बेटा मैं? लाइक दिस वन, ऐसे ड्रॉ किया, यहाँ से बेटा मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा। मान लो ये लीगेंड 1 हमारे पास ये है और ये लीगेंड 2 हमारे पास ये आया। ध्यान से सुनो, बहुत मज़ेदार कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ। ठीक है बेटा। एक लीगेंड 1 आया, एक लीगेंड 2 हमारे पास आ गया। अब लीगेंड 1 और लीगेंड 2 इनके बीच की अगर मैं बात करूँ, यहाँ मिड से हम ऐसा करते हैं, एक लाइन को यहाँ से भी ड्रॉ करते हैं,
एक लाइन को हमने क्या कर दिया, यहाँ से ड्रॉ कर दिया। बिल्कुल इसके मिड में क्या है, मेटल है, ये मेटल मिड में है और ये लिगेंड हो गया और ये लिगेंड हो गया। अभी मैं केवल 1 और 2 वाला जो लिगेंड है उसे ही आपको डिफाइन करके बता रहा हूँ। तो इसके ऊपर वाला जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं इसे थोड़ा और ज़्यादा आगे ड्रॉ करूँ, दोबारा इसे बनाएंगे यहाँ पे, तो हमने क्या किया, अगेन मान लो इसे ऐसे ड्रॉ कर दिया, लाइक दिस वन, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। इधर हमारे पास इधर वाली जो लाइन है लिगेंड 2 की है और इधर वाली जो लाइन है वो लिगेंड 1 की है। और इसके मिड में जो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, जो मिड वाली लाइन है बेटा, इस लाइन को मैं ऐसे करके ड्रॉ करता हूँ, एक ऑर्बिटल बनाता हूँ, क्योंकि कंसेप्ट तो हमारा डी ऑर्बिटल का है ना, डी ऑर्बिटल को ही स्प्लिट होना, वो कंसेप्ट आप समझने जा रहे हैं। तो भैया आपने इसे ऐसे ड्रॉ किया, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि लिगेंड 1 और लिगेंड 2 के बीच में, और ये मेटल आ गया है ना, मतलब जो L1 हो गया और M हो गया और L2 हो गया, इनके बीच का जो एंगल बताया मैंने आपको, वो कितने का बताया था, 109 डिग्री और 28 मिनट्स। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एंगल बना, ये कितना बना, दिस वन, अगेन यहीं से मैं लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, 109 डिग्री और 28 मिनट्स, ये ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे जो इधर वाला जो ये एक्सिस है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इसके मिड से, ये बीच में मेटल है, ध्यान देंगे बीच वाला पॉइंट क्या है, दिस वन मेटल, ये हमारे पास एक्सिस है। और इस एक्सिस में आप बेटा जितने भी ईजी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, जो एक्साइल ऑर्बिटल्स हैं बेटा, एक्साइल ऑर्बिटल्स में कौन कौन आते हैं, चाहे हम dz² की बात करें या dx² और y² की बात करें, ये हमारे पास ईजी ऑर्बिटल है जो एक्सिस में आएंगी, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ध्यान देंगे, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल अगर आपने अभी फाइंड आउट किया 109 डिग्री 28 मिनट्स, अगर ये एंगल इतने का है, तो अगर मान लो इसके बाद वाला, अगर मान लो इस यहाँ से लेकर के ईजी से लेकर के और यहाँ जो हमारे पास L2 है, अगर इस एंगल को निकालेंगे तो ये इसका कितना बनेगा, हाफ बनेगा, जो कि बनेगा 54 मिनट्स हो गया, और यहाँ से बनेगा 54 डिग्री हो गया एंड 44 मिनट्स का बनेगा। क्या बोला बेटा, 54 डिग्री एंड 44 मिनट्स। ये ऐसे करके हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। बहुत क्लियरली आपको ध्यान में रखना है कि ईजी जो हमारे पास ईजी वाले जो डी के अंदर जो एक्साइल, ईजी का मतलब क्या बोलते हैं हमने बेटा, दीज आर एक्साइल ऑर्बिटल्स। एक्साइल ऑर्बिटल्स कौन होते हैं, जो हमारे पास जितने भी सारे क्या कहते हैं एक्सिस हैं उनके अलोंग होते हैं। अगर एक्सिस के अलोंग में ऑर्बिटल आते हैं तो उनको नाम दिया जाता है एक्साइल ऑर्बिटल्स। और जो हमारे पास एक्साइल ऑर्बिटल्स है, ईजी जिसे बोल दिया हमने, dz² और dx² y² हो गया। और जो लिगेंड है यहाँ से लेकर के, मतलब अब मैं जो एंगल बोल रहा हूँ, ये एंगल में यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का एंगल बोल रहा हूँ, जो 54 डिग्री एंड 44 क्या है, मिनट्स का बन गया। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, फिर दोबारा से यही कंसेप्ट में ड्रॉ करता हूँ। मान लो हमने ये लाइन ड्रॉ की बेटा, लाइक दिस वन, यहाँ से इस लाइन को ड्रॉ करते हैं बेटा, ये ऐसे करके ड्रॉ किया, बिल्कुल यहाँ से इस लाइन को यहाँ ले जाते हैं। ये लाइन जो है बेटा हमारे पास लिगेंड 2 की है, और यहाँ हमारे पास ये हमारे पास मेटल हो गया। ठीक है बेटा, ध्यान से समझेंगे, यहाँ हमारे पास ईजी वाला ऑर्बिटल था, लेकिन और ये एक्सिस है, दिस वन एक्सिस। यहाँ होता क्या है कि ये जो लिगेंड है और ये जो ईजी है, इनके मिड में जाकर के हमारे पास जो ऑर्बिटल बनता है, उस ऑर्बिटल को नाम दिया जाता है, दिस वन इज कॉल्ड T2G ऑर्बिटल। यहाँ से अगर मैं एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दूँ बेटा, तो इसे बोला जाता है T2G ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है ये, ध्यान से सुनेंगे। ये ऑर्बिटल जो बना बेटा, दिस वन इज T2G ऑर्बिटल। क्या लिख दिया बेटा इसको, T2G। मतलब इसमें क्या क्या आएगा,
DXY हो गया, DYZ हो गया, DZX हो गया। ये बेटा इसके अंदर ये ऑर्बिटल आ गए, जिन्हें आप क्या नाम बोलते हैं, दीज आर नॉन एक्साइल ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटा, दीज आर T2G, ट्रिपली डीजेनरेटेड। यहाँ बोला था डबली डीजेनरेटेड, यहाँ बोल दिया हमने ट्रिपली डीजेनरेटेड। अब यहाँ अगर आप ध्यान देंगे, अगर यहाँ से लेकर के बिल्कुल यहाँ से लेकर के अगर आप यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ से एक लिगेंड से लेकर के दूसरा जो लिगेंड है और बीच में मेटल है, तो लिगेंड यहाँ M लिख दूंगा मैं, लिगेंड 1 मेटल लिगेंड 2, एंगल बना 109 डिग्री 28 मिनट्स। और EG हो गया और लिगेंड 2 के बीच का, या EG हो गया लिगेंड 1 के बीच का जो एंगल बना वो कितना बना, 54 डिग्री और 44 मिनट्स। लेकिन यहाँ अगर आप देखें अब ये एंगल और भी छोटा हो गया, और यही मज़ेदार कंसेप्ट है समझने वाला। अब जो एंगल बना, ये एंगल यहाँ पे बेटा इतना बन गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एंगल बना, और ये एंगल जो बनता है बेटा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिस वन, इसे लिखा जाता है 35 मिनट्स हो गया, सॉरी डिग्री हो गया, और 16 जो है वो मिनट्स, 35 डिग्री और 16 मिनट्स के द्वारा हम इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अच्छा, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, ध्यान से सुनेंगे आप। ये T2G हो गया, ये लिगेंड हो गया। हमारे पास जब भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है बेटा, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कोई भी जो लिगेंड है और जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे को कहीं भी अप्रोच नहीं कर रहे हैं। देखो बहुत मज़ेदार कंसेप्ट क्या है, समझने वाली चीज़ क्या है। अगर आप ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को समझो आप, एक बार थोड़ा और आपको बता लेता हूँ कि हमने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को ऐसे करके ड्रॉ किया था, ये ऐसे ड्रॉ किया हमने, ठीक है बेटा, ऐसे करके आपने इसको ड्रॉ कर दिया, यहाँ लिगेंड लिख दिया, यहाँ लिगेंड लिखा, ये लिगेंड हो गया, ये लिगेंड हो गया, ये लिगेंड हो गया, ये लिगेंड हो गया, ऐसे करके आपने ज्योमेट्री बनाई थी। ठीक है बेटा, यहाँ आपने बोला कि अगर मैं इस लाइन को थोड़ा आगे ले जाऊँ, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, इस लाइन को थोड़ा आगे ले जाऊँ, इसे बोला वाई एक्सिस, इस लाइन को ऊपर ले जाऊँ, आगे ले जाऊँ तो जेड एक्सिस। और यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्बिटल मैंने आपको बना के दिए थे, अगर मान लो DX² Y² की अगर बात करें, तो DX² Y² को हमने ऐसे करके ड्रॉ किया था, यहाँ ऐसे करके हमने ड्रॉ किया था। ठीक है बेटा, मतलब जो लिगेंड है वो एक्स, जो ऑर्बिटल है DX² Y², उसके सामने पे लिगेंड आ रहा है। देखो यहाँ भी लिगेंड, यहाँ भी लिगेंड, यहाँ भी लिगेंड है, यहाँ भी लिगेंड है। DZ² को बेटा मैंने बोला था कि ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, तो ये ऑर्बिटल के सामने पे क्या आ रहा है, लिगेंड आ रहा है। ठीक है बेटा, ये लिगेंड आ रहा है। इसका मतलब कि ऑर्बिटल को नेगेटिव रीजन और लिगेंड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इसलिए इनके बीच में रिपल्शन और इनकी एनर्जी बढ़ गई। इसलिए हमने क्या बोला कि जो D ऑर्बिटल्स होते हैं वो 2 सेट में टूट जाते हैं। 2 सेट में कैसे टूटे बेटा, कि जो एक्साइल ऑर्बिटल्स होते हैं DX² Y² एंड DZ², इनकी एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि इनके सामने ये किसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, ये ऑर्बिटल लिगेंड के कांटेक्ट में आ रहे हैं, इसलिए एनर्जी बढ़ने के कारण या रिपल्शन के कारण इनकी एनर्जी बढ़ गई। जबकि अगर मान लो आप इसके बाद वाले दूसरे ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि DXY हो गया, तो ये X हो गया, ये Y हो गया, ये इसके मिड में आ रहा था, है ना, यहाँ ऐसे लिख दिया। या DYZ हो गया, तो DYZ को बेटा आपने यहाँ ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, ये DYZ बना दिया। या DZX को अगर आपने बनाया 3D के अंदर है, तो उसको हम यहाँ से ले जा रहे हैं, ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया। तो बाकी के ये जो ऑर्बिटल्स हैं, चाहे DXY हो गया, DYZ हो गया, DZX हो गया, ये कहीं भी डायरेक्टली लिगेंड को अप्रोच नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनकी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर कहीं भी आपको जो लिगेंड है और ऑर्बिटल है, इन दोनों के बीच में चाहे वो EG वाला ऑर्बिटल हो, ठीक है, जो मैंने यहाँ EG बना के दिया था, चाहे वो T2G वाला ऑर्बिटल हो, वो कहीं भी एक दूसरे को लिगेंड के साथ में, मतलब EG कभी लिगेंड के कांटेक्ट में नहीं आता है, अप्रोच नहीं करता है, T2G कभी भी लिगेंड को अप्रोच नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे जो रिपल्शन होती है, वो रिपल्शन क्या होती है, कम होती है। गॉट द कंसेप्ट, यस एंड नो। इसलिए अगर मान लो मैं यहाँ पे बोलूँ कि जो हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं,
उनके लिए जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो हमेशा और हमेशा जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनसे हमेशा क्या होती है, कम होती है। बहुत क्लियर है। क्यों कम होती है? क्योंकि इसमें रिपल्शन कहीं भी नहीं है। लेकिन यहाँ भी ऑर्बिटल के अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा, किसी की एनर्जी ज़्यादा होगी, किसी की एनर्जी कम होगी। यहाँ भी जो 5d ऑर्बिटल्स हैं, जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, वो यहाँ भी स्प्लिट करेंगे। यहाँ भी स्प्लिट करने के बाद वो क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड होंगे। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, जब यहाँ पे लिगेंड अप्रोच ही नहीं कर रहा तो फिर कैसे करके स्प्लिट हो रहा है? उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। उसका रीजन क्या है? होता क्या है बेटा कि अगर मान लो आप लिगेंड की अगर बात करें, यहाँ देखो ये L2 वाला लिगेंड है, ये L1 वाला लिगेंड है और ये Eg है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 54 डिग्री एंड 44 मिनट्स। जबकि T2G और लिगेंड के बीच का अगर यहाँ बना दूँ तो T2G और लिगेंड के बीच का, यहाँ लिगेंड यहाँ आ जाएगा, तो इनके बीच का जो एंगल बन रहा है ये 35 डिग्री और 16 मिनट का बन रहा है। तो मुझे आप ये बताओ कि इन दोनों में से जो छोटा एंगल है, मतलब T2G किसके नज़दीक जा रहा है, लिगेंड के नज़दीक ज़्यादा है। और T2G अगर लिगेंड के नज़दीक रहेगा तो लिगेंड के ऊपर भी कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन होते हैं तो नेगेटिव चार्ज। और T2G ऑर्बिटल्स जितने भी सारे ये बनाए इनके ऊपर ऑर्बिटल्स हैं तो इनके ऊपर भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है। एक ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव रीजन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का घर बोलते हैं। दैट्स वाई अगर मान लो ये दोनों एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, एंगल छोटा बन रहा है। अगर एंगल छोटा है तो इसलिए इन दोनों में मतलब जो T2G ऑर्बिटल होगा वो Eg ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करेगा। मेन कंसेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। और अगर यहाँ रिपल्शन ज़्यादा होगी बेटा, दैट्स वाई अगर यहाँ रिपल्शन ज़्यादा होगी तो इन दोनों के कारण, इस रिपल्शन के कारण T2G ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है। और T2G ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब Eg की एनर्जी, क्योंकि एंगल बड़ा हो गया रिपल्शन कम होगी, इसलिए इसकी एनर्जी कम, यहाँ एनर्जी ज़्यादा। इसलिए जो T2G ऑर्बिटल होंगे, अब जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बताया था बिल्कुल उसका इन्वर्स, उसका उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा होगा कि वहाँ पे Eg ऑर्बिटल, जो एक्साइल ऑर्बिटल्स थे वो हायर एनर्जी वाले थे, लेकिन यहाँ पे जो Eg ऑर्बिटल्स होंगे वो लोअर एनर्जी वाले हो जाएंगे। बहुत क्लियर है बेटा, यस एंड नो। अब कंसेप्ट हमारा चेंज आ गया और यहीं से जो कंसेप्ट है उसकी शुरुआत होती है कि कैसे करके जो हमारे पास 5d ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे करके स्प्लिट करते हैं दो पार्ट के अंदर। मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों को बहुत मज़ेदार ढंग से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब ऐसा करते हैं कि जो 5d ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्प्लिटिंग को क्या करेंगे, यहाँ डिफाइन करेंगे। ठीक है बेटा, सो लेट अस मूव। यहाँ मैं इसे ड्रॉ करता हूँ। बहुत मज़ेदार कंसेप्ट था अगर आपने मुझे ध्यान से सुना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्री मेटल आयन की बात करते हैं तो बिल्कुल वो कंसेप्ट लेंगे। यहाँ फ्री मेटल आयन के अंदर जो 5d ऑर्बिटल्स हैं उनको हम ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5d ऑर्बिटल्स ये सिखा रखा है। अब जैसे ही सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ लिगेंड आएगा तो यहाँ क्या बनेंगे, अगेन थोड़ा एनर्जी बढ़ जाएगी। 5d ऑर्बिटल्स को हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, अब ये जो 5d ऑर्बिटल्स हैं अब जैसे ही लिगेंड के कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं आ रहे हैं, एंगल बन रहा है, तो एंगल को बेस मान करके हमने कंसेप्ट को समझना है। तो क्या होगा बेटा, कैसे करके बना रहे हैं, एक तो हमारे पास आए जो Eg वाला ऑर्बिटल है वो Eg आ जाएगा नीचे, यहाँ लिख देंगे दिस वन Eg, और T2G वाले जो थे वो ऊपर चले जाएंगे और इसे हमने ऐसे करके क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, यस एंड नो। और यहाँ लिख देंगे बेटा दिस वन T2G। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो पढ़ रहे हैं हम, वो टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से लेकर के ये जो मिड वाला पॉइंट बनेगा ये एवरेज जो एनर्जी है उसका पॉइंट बनेगा। ठीक है, चाहो तो इसे हम आगे ले जा सकते हैं। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के पास की जो एनर्जी बनेगी
इस एनर्जी को अगर आप डिनोट करो बेटा, तो इसको हम यहाँ पे डेल्टा टी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा टी। वहाँ हमने डेल्टा ओ लिखा था, यहाँ हमने डेल्टा टी लिख दिया। और अब होगा क्या कि यहाँ दो ऑर्बिटल नीचे हैं, इसलिए यहाँ अगर मान लो मैं एनर्जी की अगर बात करूँ तो इसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा लाइक दिस वन। यहाँ लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे माइनस हो गया और 3/5 डेल्टा टी, जो बराबर या और करके माइनस 0.6 डेल्टा टी। उल्टा हो गया उसका जो आपको ऑक्टेडल में बताया था। यहाँ अगर लिखेंगे बेटा तो यहाँ लिखेंगे 2/5 हो गया, और ये प्लस का होता है डेल्टा टी, या जो बराबर हम इसे क्या लिख सकते हैं 0.4 डेल्टा टी। ऐसे करके आपने इसे लिख दिया। आशा करता हूँ सभी बच्चों को बहुत क्लियरली इतना समझ में आया होगा। कौन कौन से ऑर्बिटल कौन कौन हैं इनके नाम दे देते हैं। इसको मैंने लिखा द फर्स्ट वन, यहाँ लिख देंगे बेटा dx² y², dz² हो गया बेटा। यहाँ लिखेंगे dxy हो गया, dyz हो गया एंड dzx। ऐसे करके आपने इसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, ये वाले हो गया हमारे पास दीज आर एक्साइल, और ये वाले हो गए बेटा हमारे पास दीज आर नॉन एक्साइल। ऐसे करके हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्प्लिटिंग कर दी। सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ जैसे ये बना, अब अगर मान लो मैं यहाँ पे डेल्टा टी की अगर बात करूँ तो जो डेल्टा टी होता है वो अप्रोक्स बनता है वो किसके डेल्टा ओ के बनता है, एंड इट जस्ट इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। इतना आपको याद रखना है। मतलब डेल्टा टी जो है जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है वो डेल्टा ओ का कितना 4/9 टाइम्स है। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये छोटा हो गया और ये क्या हो गया, ये बड़ा है। ठीक है बेटा, ये सभी को समझ में आ गया कैसे करके यहाँ पे चेंज आ गया। अगर मान लो हम ऑक्टेट्रल कॉम्प्लेक्स की अगर बात कर रहे थे तो उसमें T2G नीचे था और EG क्या था, ऊपर था। अब अगर मान लो आपने यहाँ से क्या करना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग निकालनी है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा बेटा, ठीक है बेटा, यहाँ हम अगर आप लिखेंगे नाउ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, अगर आप ये निकालना चाहते हैं तो उस कंडीशन में जो फॉर्मूला बनेगा, यहाँ आपने क्या करना बेटा, N हो गया और EG हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे -0.6, ठीक है, और ये इंटू डेल्टा टी, ये ऐसे लिख दिया। फिर यहाँ से क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और यहाँ लिखेंगे बेटा NT2G लिखेंगे बेटा, और मल्टीप्लाई करके और प्लस हो गया 0.4, और ये क्या बन गया आपका डेल्टा टी। और ये वैल्यू हमारे पास आगे भी मैंने आपको बताया था कि जो जीरो और या नेगेटिव में ही आती है, पॉजिटिव में नहीं आती है। ध्यान रखेंगे ये वैल्यू हमारे पास है। दिस वन इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। हाँ, साथ में प्लस करके इसमें लिख देंगे NP। ठीक है बेटा, ये ऐसे लिख देंगे, लेकिन NP इसके अंदर नहीं आएगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो जीरो ही रहेगा। ये ऐसे करके आपने फाइंड आउट कर दिया। ये बेटा हमारे पास क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया। बहुत क्लियर है। आशा करता हूँ सभी बच्चों को ये बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। ठीक बेटा, अब हम ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल को बेस मानते हैं और उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, देखो आप क्या है एग्जाम्पल। जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स में लेता हूँ, एंड दिस वन इज नाउ वी हैव कॉम्प्लेक्स लिया हमने NiCl4 2 नेगेटिव आयन। दिस वन NiCl4 और यहाँ लिख दिया 2 नेगेटिव आयन। तो सबसे पहला काम क्या है बेटा, देखो हम अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अगर बात कर रहे हैं तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो हाइब्रिडेशन आएगी वो क्या आएगी, sp3 आएगी। टेट्राहेड्रल की हम बात कर रहे हैं, बहुत क्लियरली आपको ध्यान में होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपने x को फाइंड आउट करना है। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकालो, तो कितना आ जाएगा 4 - 2 मतलब कितना का आ जाएगा, +2 आ जाएगा।
यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। निकल की अगर बात करते हैं तो आयरन, कोबाल्ट और कोबाल्ट के बाद आता है निकल। निकल कितना हो गया 28, यहाँ लिख दिया। आर्गन हो गया और आर्गन के बाद लिखेंगे 3D8 हो गया 4s2। निकल यहाँ पे +2 में है तो Ni अगर +2 में होगा दैट्स वाई यहाँ लिख दिया बेटा आपने आर्गन हो गया और 3D कितना लिख दिया बेटा 8 आपने लिख दिया। ये ध्यान रखना आपने, S क्या बन गया 0 बन गया। अब कंसेप्ट क्या है, अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कैसे करके आप कैलकुलेट करते हैं। तो भाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को अगर आप निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले इसके जो ऑर्बिटल्स थे उनको ड्रॉ करेंगे। कि जैसे मान लो आपने क्या किया, ये ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिए, यहाँ आ गया हमारे पास 1 2 और 3, ऊपर आ गया T2G, फिर यहाँ नीचे आएगा बेटा और इसे लिख देंगे Ag 1 और 1 2, ठीक है बेटा। यहाँ ध्यान देंगे कि जो Cl नेगेटिव आयन है वो अपने आप में वीक फील्ड लिगेंड है। क्या है बेटा, वो वीक फील्ड लिगेंड है। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब हम क्या करेंगे 3D8 है तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अगर आपको करनी है तो भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब Eg से स्टार्ट करेंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन वीक फील्ड लिगेंड है, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठवें नंबर का इलेक्ट्रॉन, सातवें नंबर का इलेक्ट्रॉन और आठवें नंबर का इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके आपने क्या कर दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर दी, फिलिंग कर दी। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो आप, यहाँ हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगा तो वो क्या बनेगा बेटा, इट जस्ट इक्वल टू जो Eg आएगा वो आएगा 2,2 और जो T2G बनेगा बेटा वो 2,1,1। ऐसे करके हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दिया। या आप चाहो तो Eg4 लिख दो और T2G कितना लिख दिया बेटा आपने ऑल्सो 4। ये ऐसे करके आपने क्या कर दिया, इसे ड्रॉ कर दिया। अब अगर आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को फाइंड आउट करना है, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को निकालने के लिए क्या करेंगे, CFSE को अगर आपने निकालना है तो क्या बोला था मैंने, NEG, तो N के इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा 4 हैं और इनटू करके क्या किया, जो यहाँ वैल्यू बनती है वो माइनस की कितनी बनती है, 6 बनती है, -0.6, ठीक है, ऑफ डेल्टा T। ये ऐसे कर दिया हमने तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 और प्लस करके क्या करेंगे बेटा, दिस वन, यहाँ आ गया बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, N T2G, और इनटू क्या किया हमने, इसके पास जो वैल्यू बन रही है प्लस करके और कितनी बन रही है 0.4 ऑफ डेल्टा T। ये ऐसे बना दिया हमने तो कितना आएगा, 4 6 का 24, मतलब माइनस का 2.4 ऑफ डेल्टा T ये ले लिया हमने, प्लस करके कितना 4 6 16 हो गया, 1.6 और डेल्टा T हो गया, जो बराबर कितना आएगा, मतलब ये 1.6 हो गया, ये 2.4, तो 16 और 4 20 और 4 24, मतलब ये आ जाएगा माइनस का 0.8 ऑफ डेल्टा T। इतना क्या है बेटा, दिस वन इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यहाँ से हमने CFSE को क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया बेटा, ध्यान देंगे बेटा। और इसके अंदर जो ज्योमेट्री बनेगी, क्योंकि टेट्राहेड्रल की बात करें तो कैसे बनेगी बेटा, दिस वन sp3, इसके पास क्या बनेगी, ज्योमेट्री बनेगी। आशा करता हूँ सभी बच्चों को ध्यान में ये कंसेप्ट ध्यान में रहेगा। एक चीज़ बेटा मैं आपको और बताता हूँ कि जैसे मान लो कि जितने भी हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है बेटा, तो जितने भी लिगेंड्स हैं उन सारे लिगेंड्स को हम क्या मानते हैं, आर कंसिडर टू बी वीक फील्ड लिगेंड, या वो अपने आप में क्या माने जाते हैं, वीकर लिगेंड्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है बेटा। इसीलिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो सबसे पहले Eg में जाती है और Eg के बाद फिर किस में जाती है, T2G में जाती है। समझ रहे हैं आप। यहाँ अगर मैं नोट लिखूँ तो यहाँ लिख देंगे, क्या नोट लिखेंगे बेटा, नोट यहाँ लिखेंगे ऑल द ligands are considered to be weak या weaker ligands। ना तो D में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है, ठीक है,
और ना तो क्या कहते हैं कि जो अगला डी आ रहा है, केवल एस और पी में जा रही है। इसलिए हम अगर एस और पी का यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास जो ज्योमेट्री बन रही है वहाँ पे जो लिगेंड यूज में आ रहा है वो लिगेंड हमेशा क्या होगा बेटा, दिस वन इज वीक फील्ड लिगेंड के नाम से वो जाना जाएगा। बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं बेटा यहाँ पे कुछ जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर वर्क करते हैं। क्या क्या फैक्टर्स यहाँ पे बन रहे हैं ये लिखूंगा मैं। नाउ फैक्टर्स फेवरिंग टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो बन रहे हैं उनके फेवर के लिए कितने फैक्टर्स क्या हैं रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो भाई ये फैक्टर्स क्या क्या बन रहे हैं इनको आपने याद रखना है बेटा, ध्यान देंगे आप क्या क्या फैक्टर्स बन रहे हैं। सो लेट अस मूव वन बाय वन। यहाँ मैं लिखता हूँ नाउ द फर्स्ट वन। पहला फैक्टर क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास लिगेंड्स हैं लार्ज एंड बल्की लिगेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। मतलब sp3 अगर बनाना है तो जो लिगेंड है वो लिगेंड कैसा होना चाहिए, मतलब एक बल्कियर लिगेंड है और एक नॉन बल्कियर लिगेंड है। तो जो बल्कियर लिगेंड होगा उसकी लार्ज जो बड़ा हो गया बल्कियर होगा उसके अंदर कौन सी पॉसिबिलिटी होगी कि वो sp3 या वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोला कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, नाउ द सेकंड वन, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। जो मेटल है उस मेटल की जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रिस्पॉन्सिबल होगी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करने के लिए। नाउ द थर्ड वन कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आता है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गया, D0 हो गया, D2 हो गया, D5 हो गया, D7 हो गया, D10 हो गया। जितने भी सारे ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ हमारे पास आ रहे हैं बेटा, ये सारे के सारे जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उनका फॉर्मेशन करती हैं। और उनमें से अगर मान लो मैं D0 हो गया, D5 हो गया या D10 की बात करता हूँ तो इनका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो आती है वो 0 की आती है। कितने की आती है बेटा? 0 की आती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। या अगर मान लो मैं फोर्थ वाला पॉइंट अगर यहाँ पे डिफाइन करूँ तो फोर्थ वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि जैसे मान लो हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं, जैसे स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया या आयरन हो गया, 1 2 3 4 5 6 जो 6 हमारे पास क्या बन रहे हैं, दीज 6 3D सीरीज़ के जो ये एलिमेंट्स बनते हैं, फर्स्ट 6 जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है बेटा, ये क्या करते हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स किसके साथ में बनाते हैं, ये बनाते हैं ऑक्सो या फॉर्म, यहाँ लिख देंगे फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद O2 नेगेटिव आयन। जो ऑक्सो है उसके साथ में क्या बनाते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और बाकी के आयरन के बाद दूसरे जो एलिमेंट आते हैं, आयरन के बाद आता है लाइक दिस वन, यहाँ लिख दूंगा मैं, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया या कॉपर हो गया या जिंक हो गया। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये जो एलिमेंट्स हैं ये भी क्या करते हैं, फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लेकिन किसके साथ में बनाते हैं, विद हैलाइड। किसके साथ में बनाएंगे बेटा, विद हैलाइड आयन। जो हैलाइड आयन्स होते हैं उनके साथ में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, हैलाइड आयन, X नेगेटिव आयन, ठीक है। जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ऐसे लिख रहे हैं, वो क्या बनेंगे, आपके हैलाइड आयन्स बनेंगे, ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। अब अगर मान लो मैं इसके एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या बनते हैं, यही मैं इसके साथ ही लिख देता हूँ कि यहाँ जो एग्जाम्पल बनेंगे, अगर यहाँ एग्जाम्पल लिखो बेटा तो जैसे मान लो NiCl4 हो गया, ठीक है, क्या एग्जाम्पल बना,
NiCl4 2 नेगेटिव हो गया, या मान लो CuCl4 हो गया, दिस वन 2 नेगेटिव हो गया, या यहाँ लिख देंगे TiCl4 हो गया, या यहाँ से हमारे पास लाइक दिस वन अनदर एग्जांपल जो बना FeCl4 हो गया, 2 नेगेटिव हो गया बेटा, या ZnCl4 हो गया, ZnCl4 हो गया 2 नेगेटिव हो गया, या COCl4 हो गया और 2 नेगेटिव हो गया, ये वाली कंडीशन बनेगी। यहाँ भी हमारे पास टाइटेनियम, ये भी स्कैंडियम टाइटेनियम और निकल, ये भी +2, तो ये भी 2 ही लेना चाहिए, ये ऐसे बना दिया 2 नेगेटिव। तो जितने भी सारे ये एग्जाम्पल बनते हैं ये सारे के सारे हैलाइड के साथ में बन रहे हैं, और जितने ये हैलाइड के साथ में बनेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है बेटा। या इधर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ जो एग्जाम्पल बनता है, जैसे मान लो CrO4 हो गया और यहाँ लिखते हैं बेटा 2 नेगेटिव हो गया, या जैसे MnO4 हो गया बेटा -1 हो गया, या FeO4 हो गया बेटा और यहाँ पे -2 हो गया। इन सारी कंडीशन के अंदर इनके अंदर क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ही करेंगे। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन थी, देखो ये इन्फॉर्मेशन तो याद करने वाली है, जितना आप इन्फॉर्मेशन को याद करेंगे उतना आपको कॉम्प्लेक्स को समझने में, आंसर देने में आपको ईजी रहेगा। मतलब लार्ज और बल्कि लिगेंड्स हो गया, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया मेटल की, D0, D2, D5, D7, D10 हो गया, जबकि इनमें से D0, D5, D10 के अंदर जो CFSE बनती है वो 0 की बनती है। या स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन जो है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ऑक्सो के साथ में, O2 नेगेटिव आयन के साथ में। जबकि कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक हो गया, ये किसके साथ में, हैलाइड के साथ में क्या बनाते हैं, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उनका फॉर्मेशन करते हैं। तो आशा करता हूँ बेटा आपको ये वाला जो कंसेप्ट है बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को बेटा मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ और इसके बाद स्टार्ट करवाऊँगा आपको जो नया वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, वो जो स्क्वायर प्लेनर है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनके ऊपर दूंगा। आशा करता हूँ आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आया होगा। एग्जाम्पल आप सभी बच्चे याद रखेंगे क्या क्या एग्जाम्पल इसके अंदर बन रहे हैं। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।